तो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण पे चर्चा किए थे। स्टार्टिंग की क्लास थी, दूसरी या तीसरी क्लास थी। पहली क्लास में हमने देखा कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। फिर किस क्रम में संस्कृत से पाली यानी अपभ्रंश तक हम लोग गए। अपभ्रंश के सातों प्रकारों को देखा, कहाँ से बोलियां हैं, कौन सी 18 प्रकार की बोलियां हैं, कौन सी 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं। इन सब बिंदुओं पर बहुत विस्तृत चर्चा करते हुए हमारा आज का बिंदु हम पहुंच चुके हैं वर्ण विचार पर। वर्ण विचार पर तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने इस चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आपका ध्यान मैं इस स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट ही नहीं, इनके लिए तो रामबाण होगा ही होगा। ये जो मास्टर बैच में हिंदी चल रही है, ये आप किसी भी प्रतियोगी, हमारे कोई भी प्रतियोगी भाई बहन हो, कोई भी परीक्षा देने जाएगा जहां पर हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप हर एक क्वेश्चन टच करके और सही करके आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे वर्णमाला पे। किस पे बात कर रहे थे? वर्ण विचार। हमने देखा था कि हिंदी व्याकरण के कुल 3 अंग हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। इन सब सारी बातों पे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा हो चुकी है। दोस्तों आज हमारा बिंदु है वर्ण विचार में। देखिएगा आखिर वर्ण विचार क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग पहुंच चुके थे कि वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार के बारे में अगर बात कर लिया जाए, वर्णों के प्रकार तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के कुल 2 प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आखिरकार सबसे पहले हमारा बिंदु हम लेंगे इस स्वर को, अभी व्यंजन को इसके बाद में पढ़ेंगे। स्वर के अंतर्गत अगर हम जान ले तो स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर कहते किसे हैं, स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्ण के तो कुल 2 प्रकार होते हैं। आपने देखा कभी कभी क्वेश्चन सीधा यहीं से पूछ लेता है कि वर्ण के कितने भेद माने गए हैं, या हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। आप अगर हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में हम सबसे पहले स्वर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्वर की। आखिर स्वर कहा किसे जाता है? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी? किसकी? स्वर की। आप सीधा सीधा जानिए, किताबी लैंग्वेज को छोड़िए, किताबों में जो लिखा है उसको छोड़िए, आप सीधा सीधा जानिए स्वर उसे कहा जाता है। यानी ये आप हमेशा याद रखिएगा, स्वर या ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ड, ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, जिसका उच्चारण आप लिखेंगे, आप देखिएगा कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। यानी जो हमारा प्राणवायु है, हमारी प्राणवायु है, जब हम किसी भी वर्ण के उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो बिना किसी, हमारे मुख के अंदर जो तमाम अवयव हैं, जैसे हमारी जिह्वा है, हमारे होठ है, हमारे दंत हैं, तालु है, कंठ है, अगर आप देखेंगे बिना कहीं रुके, बिना कहीं फंसे, क्या हमारी प्राणवायु सीधा बाहर निकल जाए। वह ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर हमारा प्राणवायु सीधा स्वतंत्र अवस्था में बाहर निकल जाए, उन ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है?
स्वर कहा जाता है। या एक परिभाषा और आप देख सकते हैं ईश्वर की, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे तो स्वर कहा जाता ही जाता है। और एक परिभाषा, एक लाइन और जानते रहिए कि जिन ध्वनियों का, जिन वर्णों का, या आप कह लें जिन स्वर वर्णों का उच्चारण आप बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से कर लें, ये तो बात हो गई। आप दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये जो स्वतंत्र लिखा गया है इसका मतलब क्या है? जो बिना, जिसे आप देखेंगे व्यंजन, हमने दूसरा प्रकार जो देखा व्यंजन, व्यंजन सदैव योग से बनता है। स्वर और व्यंजन के योग से, चूंकि अगर स्वर नहीं मिलाएंगे तो व्यंजन पूरा नहीं होगा, वो आधा ही रह जाएगा। जैसे क, ये पूर्ण रूप से व्यंजन है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्वर छुपा हुआ है, इसमें स्वर का योग हुआ है, तभी यह पूरा क लिखा गया है। अगर हम इसमें से स्वर निकाल दें, क आ रहा है ना, तो अ को हम निकाल दें, क्या ये क्या हो गया भाई? चलिए हम अगर अ लिख दें, और अब देखिए इसमें इस क में से अ को बाहर कर दिए, अब यह क आधा हो गया। यानी ये जो स्वर है, ये अ नाम का जो स्वर है, इस क के व्यंजन पे चढ़ गया, तब जाके यह पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने एक वर्ण इजाद किया, क्या? क। यानी जिन ध्वनियों का खंडन न किया जा सके, ऐसी ध्वनियां जिनका और खंडन और टुकड़ा किसी भी प्रकार से, किसी भी हिसाब से न किया जा सके, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों का खंडन न हो सके या किया जा सके उसे स्वर कहा जाता है। ये स्वर की परिभाषा हो गई। ये आप जानते रहिए स्वर के बारे में। आप कह सकते हैं कि वह वर्ण जिनको बोलने में, वह ध्वनियां या वह वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े तथा जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सके, और जिनका अधिक एक, मतलब कोई भी एक भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी हिसाब से खंडन न किया जा सके, उसी को तो स्वर न कहा जाता है भैया। वही तो स्वर होता है। ये तो स्वर के बारे में आपने जान लिया कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 बताई गई है। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं? छोटा यानी लघु अ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और री। ये भी लघु री ही है। हिंदी में छोटी ही री चलती है, बड़ी वाली री आपको संस्कृत में मिल जाएगी। आपके यशवंत गौरव सर आपको बताए होंगे कि बड़ी री का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में किसी भी प्रकार का री, बड़ी वाली री का प्रयोग नहीं होता है। ये हो गया ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 प्रकार के स्वर वर्ण पाए जाते हैं हिंदी वर्ण विचार में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। आपसे कभी भी पूछ ले, क्वेश्चन पूछता ही रहता है, आपसे कभी भी पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने सॉरी भेद नहीं, भेद और प्रकार अगर पूछेगा तो अभी आगे पढ़ेंगे वो अलग हो जाएगा। आपसे स्वरों की संख्या पूछ ले तो स्वरों की संख्या सदैव मेरे दोस्त बताइएगा 11। कितने? 11। यही आपके 11 स्वर आपके सामने हैं। आप देखे होंगे एक अंग और एक अह भी आता है। छोटी कक्षा में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें अंग और अह का भी प्रयोग होता है स्वर के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस अंग और अह को ना ही स्वर के अंतर्गत रखा जाता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। आप
वर्ण और अक्षर, देखिए कहीं ना कहीं वर्ण और अक्षर में बड़ा माइन्यूट फर्क है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। प्रत्येक वर्ण अक्षर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं कहा जा सकता, यह बात याद रखिएगा। यानी कुल मिला जुला के कहा जाए, वह ध्वनियां जो एक सांस में उच्चारित हो जाएं, वह ध्वनियां जो एक सांस में उच्चारित हो जाए उसे वर्ण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे इसकी, इसे आप देखेंगे यहां पर इसे अयोगवाह नाम दिया गया। क्या? अयोगवाह। आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कितनी संख्या होती है, या दूसरे प्रकार से पूछेगा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है, कौन से होते हैं अयोगवाह, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो दो हैं, एक अंग है और दूसरा अह है, इसको अयोगवाह कहा जाता है। ये जो अयोगवाह लिखा गया है, यह अ और धन योग योग धन वाह, इसका जब आप विच्छेद करेंगे अयोगवाह का तो निकल के आएगा अधन योग धन वाह। अ माने अ एक उपसर्ग है, अ का अर्थ नहीं के रूप में लिया जाता है। योग माने जोड़ होता है, जोड़ होता है। वाह माने वहन करना, वहन होना, वहन। यानी ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन न हो सके उसे अयोगवाह कहा जाता है, जिनकी संख्या कुल हिंदी में दो बताई गई है, एक अंग और अ। ये व्यंजन पर कभी सीधे सीधे नहीं लगते, ये सदैव इनका प्रयोग स्वर वर्णों पर ही किया जा सकता है। ये बतिया एकदम टोंगा में गठियाला कि जो अयोगवाह वर्ण है ये व्यंजन पे नहीं लगते, ये सदैव स्वर पर लगते हैं, सदैव स्वर पर लगते हैं। इनका प्रयोग किसी भी प्रकार से व्यंजन के रूप में व्यंजन पे नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखिएगा, ये तो बात हो गई अयोगवाह की। ये आपके 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अब आप देख लिए कि इसमें दो अंग और अह, यानी जिसे अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का आपने संधि विच्छेद किया सर कि अ माने नहीं, योग माने जोड़ और वाह माने वहन होना, यानी वे ध्वनियां जो जुड़कर वहन न की जा सके, नहीं हो सके, उसी को तो मेरे भैया अयोगवाह कहा जाता है, जिनकी संख्या दो बताई गई है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि ये तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं स्वरों के प्रकार की। स्वरों के किसकी बात कर लेते हैं, एक सेकंड। स्वरों के प्रकार की इसकी बात कर लें। स्वरों के भाई क्या हो रहा है, इधर आओ। बस चलो यहीं रहो। स्वरों के प्रकार की, अगर हम स्वरों के प्रकार की बात कर ले तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर आप जानते हैं, आपने परिभाषा देखी, स्वरों की संख्या देखी, किसे स्वर कहते हैं, किसे व्यंजन कहते हैं, क्या अयोगवाह है, ये सब सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप भूलिएगा मत। एक आध बार और वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको। स्वरों के प्रकार में पहला ही प्रकार हमें मिल जाता है, स्वरों के प्रकार में पहला ही प्रकार हमें मिल जाता है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। पहला ही प्रकार है उच्चारण, उच्चारण या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर
स्वर वर्णों के भेद। ये पहला प्रकार हो गया स्वर का। आप इसके आगे देखेंगे कहीं मुखाकृत के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद हैं, जिह्वा के भाग के आधार पर कितने स्वर वर्णों के भेद हैं। तो अभी इसके और भी प्रकार हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला प्रकार हमको पढ़ना है उच्चारण या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों सदैव याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कितने भेद होते हैं, कुल 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है, इसके कुल 3 भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के कुल 3 भेद बताए गए हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। इसी ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहा जाता है। और इसी लघु स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर। इसी को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इसी को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इसी को छोटा स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा स्वर। यानी ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ह्रस्व स्वर आपसे पूछ ले कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। एक मात्रिक स्वर भी इसी को कहा जाता है, छोटा स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है, और इसी को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि उनसे हमारा जो पहला बिंदु है, पहला प्रकार है स्वर का, वो क्या है कि उच्चारण या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों के भेद। तो समय में जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें कितनी मात्राओं का समय लग रहा है। तो हम जब इस ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक मात्रा के समान का समय लगता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसी को मूल स्वर कहा जाता है। ये जो ह्रस्व स्वर हैं इनकी संख्या कुल 4 होती है। कौन कौन से? कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। एक है लघु व, लघुई, लघु और लघुरी। यही 4 संख्या है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। आप देखेंगे कि हिंदी की पूरी वर्णमाला कहीं ना कहीं इन्हीं के योग से, इन्हीं को इधर उधर करके बनाया गया है, इसीलिए इसको मूल स्वर कहते हैं। जैसे 3 प्राथमिक रंगों को मिलाकर अलग अलग तमाम प्रकार के रंग बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके योग से तमाम प्रकार के जो स्वर हमारे और व्यंजन बनते हैं, इसीलिए इसको स्वर बनते हैं, इसीलिए इसको मूल स्वर कहा जाता है। ये मूल स्वर है। इनकी कुल संख्या 4 है। यानी इसको चाहे मूल स्वर कह लो, चाहे ह्रस्व स्वर कह लो, चाहे लघु स्वर कह लो, चाहे छोटा स्वर कह लो, चाहे एक मात्रिक स्वर कह लो। कुल 4 संख्या है। लघु अ, लघु ई, यहाँ पर बड़ी ई लिख दिया गया है। चलिए, लघु और लघुरी ये तो आपके मूल स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, छोटे स्वर हो गए, एक मात्रिक स्वर हो गए। क्यों एक मात्रिक कहा गया? हमने बताया कि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार में आप देखेंगे एक को दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के साथ साथ इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर के साथ साथ इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर भी कहा जाता है। इसे आप देखेंगे, ये द्विमात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? हमने देखा कि इसे एक मात्रिक कहा जाता है, एक मात्रा के समान का समय उच्चारण में लेता है, इसलिए एक मात्रिक कहते हैं। लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो मात्रा का समय दोगुना हो जाता है, 2 मात्राओं के समान का समय लगता है। इसीलिए इसको प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है।
और इसी को बड़ा स्वर भी कहा जाता है। क्या? बड़ा स्वर। कुल संख्या इनकी 7 होती है। कितनी? 7 होती है। कितनी इनकी संख्या होती है दीर्घ स्वर की? 7 होती है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग टीचर लोग इसके और प्रकार बताते हैं। एक संयुक्त स्वर भी लाते हैं, हालांकि संयुक्त स्वर तो होता ही होता है, लेकिन उसको हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। इस बात को याद रखिएगा। किस बात को? इस बात को याद रखिएगा। चलिए, यानी जो शेष अन्य बच रहे हैं उन सभी को किसके अंतर्गत रख देंगे? इसके अंतर्गत रख देंगे, यानी बड़ा आ, जिसे दीर्घ आ कहा जाता है, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। इसी को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसी को, चूंकि जब संधि हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कहीं ना कहीं दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को तो संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे वर्ण है। भाई, संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब योग होता है। जहां पर दो वर्ण योग करके जुड़ करके नया वर्ण बन जाए उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ये सब आपके संयुक्त वर्ण है। कौन? ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन आपको मूल रूप से देखा जाए, हकीकत वास्तविकता क्या है? हकीकत यही है कि ये सारे के सारे जो 7 भाई हैं, कुल 7 भाई हैं, ये हिंदी वाला 7 है, 6 मत समझ लीजिएगा। ये जो 7 भाई हैं, ये सातों को 7 किसके अंतर्गत आते हैं? नहीं कहता है घातक पिक्चर में कि घायल में, शायद घातक में या घायल में, सातों को 7 मारूंगा। ये डायलॉग बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है। यानी ये जो 7 भाई हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्विमात्रिक संधि स्वर, बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक तीसरा प्रकार है, एक तीसरा प्रकार है जिसे प्लुत स्वर कहा जाता है। क्या? प्लुत स्वर। इसी प्लुत स्वर को आगत स्वर कहा जाता है। आगत स्वर। इसी आगत स्वर को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक, मात्रिक स्वर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में 3 मात्राओं के समान का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, जिसका प्रयोग हिंदी में 3 के रूप में किया जाता है। आप देखे होंगे राम, यानी हमारा स्वर जो है, हमारी प्राणवायु लंबे समय तक खिंच जाए, जैसे राम। ये देखिए ना, ये आपका प्लुत स्वर है। अब इसका प्रचलन नहीं रह गया है। इसका उच्चारण करेंगे तो 3 मात्राओं के समान का समय लगेगा, इसीलिए इसको त्रैमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे बाबूजी घरे हैं, कलुआ खेते में बा, अब थोड़ा सा दूर है, 100 मीटर 200 मीटर, अब वहीं से बुलावे को कहेंगे कलुआ है। ये आपका यहाँ पे प्लुत का प्रयोग हो गया। तो दोस्तों, ये हमने देखा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। अब आगे हम कल की कक्षा में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।